नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़ के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम है हमारा वह 2 प्रश्न पत्रों में विभक्त है, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इसी प्रकार से हम आज के इस वीडियो में द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि नाटक एवं एकांकी है के अंतर्गत प्रथम इकाई का अध्ययन करेंगे। हमारी प्रथम इकाई है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी मूलतः एक नाटक है जो कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया था। जैसा कि मैंने इस स्लाइड में भी आपको उनकी जो फ़ोटो है वह प्रदर्शित की है। भारतेंदु बाबू जी के बारे में हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस नाटक का अध्ययन करने से पूर्व भारतेंदु बाबू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और जो हमारा आधुनिक काल है उसका आधुनिक काल का जो प्रथम युग है वह भारतेंदु युग है। और इन्होंने ही हिंदी साहित्य में गद्य का आरंभ किया और गद्य में भी अनेक विधाओं का इन्होंने आरंभ किया। अंधेर नगरी का अगर पूरा नाम देखा जाए, वैसे तो पूरा नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी जो कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है, या कह सकते हैं कि इसमें 6 दृश्य है जिसमें कथानक बंटा हुआ है और कहानी आगे बढ़ती जाती है। और इस नाटक के इन 6 अंकों में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। जो यह नाटक है, इसके जो 6 दृश्य हैं, या दूसरे शब्दों में जो 6 अंक है, तो हम उसमें कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी से तात्पर्य हम कह सकते हैं कथा भी है और कथानक भी है। और इस नाटक में संवाद योजना है। तो जो इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, जो कथा को आगे बढ़ा रही हैं, या कथा जिनसे आगे बढ़ती है और अंत में अपने उद्देश्य तक पहुंचती है, जो कवि का क्या, जो साहित्यकार का प्रमुख उद्देश्य है, जो उन्होंने इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। कह सकते हैं कि कथानक का जो कह सकते हैं कि जितना भी संरचना है या जो कथानक आगे बढ़ता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान पात्रों का होता है। तो यहाँ इस नाटक में हर पात्र अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, और जो कि इस नाटक का नाम है उसको चरितार्थ भी करता है। तो इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वह है महंत, जो कि एक साधु हैं, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य, नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य, कबाब वाला घासी राम, नारंगी वाला हलवाई कुजड़िन, मुगल पाचक वाला, मछली वाली जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, माली, 2 नौकर और राजा के 2 नौकर, फरियादी जो कि राजा से न्याय मांगने वाला है, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती बनाने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, 4 सिपाही। इस नाटक का कथानक जो कि 6 अंकों में विभक्त है, और इसमें अंक के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है दृश्य। तो यहाँ पर 6 दृश्य आएंगे। प्रथम दृश्य में दिखाया जाता है कि जो महंत संत है, जो कि कोशी नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ कुटिया बनाकर रहता है और भजन कीर्तन ईश्वर की आराधना करते हुए अपना जीवन सदाचार से व्यतीत करता है, उसको अपने 2 चेलों के साथ में दिखाया गया है। और जो महंत के शिष्य है
तो इस प्रकार से महंत अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ पास के शहर में भिक्षा मांगने जाता है और उस नगर में जाने मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि वह उस नगर में खुद तो प्रवेश नहीं करता, परंतु अपने शिष्यों को वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए भेज देता है। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि लालच कैसा होता है। लालच का फल हमेशा ही हानिकारक ही होता है। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहाँ सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की इस कफियत को देखकर आनंदित होता है और 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट आता है। तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य वापस लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आता है। महंत शहर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्यों को तुरंत ही शहर छोड़ने को कहते हैं। वे कहते हैं, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कब हो न कीजिए वास। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ गुणी और अवगुणी व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाता, दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाता है, ऐसे जगह पर कभी भी वास नहीं करना चाहिए, कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। नारायण दास अपने गुरु की बात मान लेता है, जबकि गोवर्धन दास है वह थोड़ा लोभी स्वभाव का होता है, तो वह सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वही रह जाने का फैसला करता है। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। शराब में डूबा राजा फरियादी के बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिये से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सज़ा देता है। इसकी कहानी यह है कि कोई व्यक्ति है जिसकी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर जाती है। तो जो वो दीवार होती है बनिए की होती है, तो बनिया आरोप लगाता है कि यह दीवार कारीगर ने बनाई है। तो जो कारीगर है वह आरोप लगाता है कि चूने वाले ने चूना सही नहीं बनाया। भिश्ती वाले पर आरोप आता है कि उसने सही पानी नहीं डाला। भिश्ती वाला कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कसाई का कसूर है, उसने सही तरीके से उस भिश्ती को नहीं बनाया। और इस प्रकार से फिर गडरिये पर दोष आता है और अंत में कोतवाल पर दोष जा पहुंचता है और उसे फांसी की सज़ा राजा द्वारा सुना दी जाती है। 5वें दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि बकरी मरी, इसीलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले कोतवाल के गले से फांसी का फंदा बड़ा निकला तो राजा ने किसी मोटे को फांसी देने का हुक्म दे दिया। 6ठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी हो गई। तभी उसके गुरु महंत जी आकर उसके कान में कुछ मंत्र देते हैं। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की उतावली दिखाते हैं। राजा यह सुनकर कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़ने वाला सीधा बैकुंठ जाएगा, स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इस नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि ऐसे शासन व्यवस्था से है जहाँ पर कोई भी कार्य न्याय संगत नहीं होता, जहाँ पर निरंकुशता का बोलबाला है, जहाँ पर गुणी अवगुणी में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को एक ही तौल पर तोला जाता है। इस प्रकार से इस नाटक में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने राजनीति के गठजोड़ एवं बाजारवादी ताकतों के बीच पिस रहे आम आदमी की कहानी को प्रस्तुत किया है। उनका प्रमुख उद्देश्य है ऐसी शासन व्यवस्था पर करारा
व्यंग्य करना। इस नाटक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह हास्य व्यंग्यात्मक नाटक है। इसे प्रहसन की श्रेणी में रखा गया है और इस नाटक की जो रचना है वह भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा एक ही रात में की गई है। और इसी के साथ में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कभी कभी हम स्वार्थवश होकर कोई निर्णय लेते हैं। जब हम स्वार्थ और लोभ के लालच में कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम होता है वह भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम जैसा कार्य करेंगे हमें फल भी उसका वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए सदैव विवेक से युक्त होकर ही कोई निर्णय करें, कोई कार्य करें। और अपने से जो बड़े हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके जो कह सकते हैं कि उनके जो निर्देश हैं, जो उनकी बातें हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए और तभी हमें कोई कार्य करना चाहिए। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।